नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे। तो आज मैं आपको बता दूं जिस टॉपिक जो हमारा चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है। मैंने आपको बताया था कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल और फिर उसके बाद भारत के वायसराय, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे। यानी 1757 से लेकर 1947 तक जितने भी ये लोग आए हैं, इन्होंने जो मुजरा करवाया है हमसे, वो सब कुछ जो है हम इन वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, ये दूसरा पार्ट है इस सीरीज़ का। पहला पार्ट मैं आपको बता चुका हूं। पहले पार्ट में आपको बताया गया है कि बंगाल में जो बंगाल का गवर्नर पद है, उसका सृजन कैसे हुआ और किस उद्देश्य के साथ अंग्रेज़ों ने इस पद को सृजित किया, और साथ ही साथ पहला जो गवर्नर बना उसके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। ठीक है, तो शुरुआत की गई है बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो जो पहला मैंने बंगाल का गवर्नर आपको बताया था, उसका नाम आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव का जो समय था वो 2 कार्यकाल में था। एक इसके कार्यकाल की बात करें तो यानी जो इसका प्रथम कार्यकाल था, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आप समझते रहिए। इसका जो प्रथम कार्यकाल था और एक इसका द्वितीय कार्यकाल भी था। एक इसका द्वितीय कार्यकाल भी था। प्रथम कार्यकाल की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1757 से लेकर 1760 तक, और फिर इसका दूसरा जो कार्यकाल था वो 1765 से लेकर 1767 तक रहा था। प्रथम कार्यकाल में कुछ इसने ज़्यादा खास काम नहीं किए थे, लेकिन दूसरा कार्यकाल जो इसका था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो मैंने आपको बताया था कि दूसरे कार्यकाल में ये क्या करता है, बक्सर का एक युद्ध हुआ था 1764 में। उस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। उसके बाद इसको बुलाया गया था बंगाल के गवर्नर के रूप में, और इसने सबसे पहले इलाहाबाद संधि की। इलाहाबाद संधि में दीवानी और जो निज़ामी व्यवस्था थी उसको इसने खरीदा और बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लगा दी। ठीक है, द्वैत शासन के दुष्परिणाम भी मैंने बताए थे, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव के समय एक श्वेत विद्रोह भी हुआ था, और भी कई सारी चीज़ें मैंने बताई थी। एक पॉइंट और मैं ऐड किए दे रहा हूँ रॉबर्ट क्लाइव में, कि रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड, सोसाइटी ऑफ ट्रेड, याद रखिए, ये सोसाइटी ऑफ ट्रेड जो है इसकी नींव क्लाइव ने ही रखी। अब सोसाइटी ऑफ ट्रेड क्या था वो मैं आपको बता देता हूं, कि इसके समय जो कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा था। उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए या उस पर लगाम लगाने के लिए इसने जो है वो सोसाइटी ऑफ ट्रेड जो है एक व्यवस्था शुरू की थी। एक कंपनी, एक जो है सिस्टम इसने जो है बनाया था। तो ये कुछ बातें जो हैं वो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हुई हैं। अब एक पॉइंट आप समझिए, 1757 से लेकर 1760 का समय हमने रॉबर्ट क्लाइव का पिछले वीडियो में देखा है, और 1765 से लेकर 67 तक का समय जो है रॉबर्ट क्लाइव का हमने देखा है। अब इस दौरान 1760 से लेकर 1765 का जो समय है वो छूटा हुआ है। आज हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा बंगाल का गवर्नर है उसकी तरफ मूव करते हैं, जो आज हमें बात करनी है। अब समझ लीजिए प्यार से, बड़े मोहब्बत से समझिए। ठीक है, दूसरे बंगाल के गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जब चला गया 1760 में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव 1760 में जब चला गया तो उसके स्थान पर थोड़े समय के लिए होलवेल नाम का एक अंग्रेज़ अधिकारी जो है गवर्नर बनाया गया, जो कि नॉन परमानेंट था, अस्थायी था। तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो गवर्नर माना जाता है बंगाल का, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी हमारा जो दूसरा गवर्नर है उसका नाम है वेंसिटार्ट। इनके बारे में बात होगी। अब वेंसिटार्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल है दोस्त, याद रखिए, इनका कार्यकाल 1760 से शुरू होता है और 1765 तक जाता है। अब ये पीरियड हमको पढ़ना है। इस दौरान क्या हुआ है प्रॉपर तरीके से हमको बात करनी है। ठीक है, तो इनके काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, और वो घटना क्या थी? वो घटना थी बक्सर का युद्ध। एक महत्वपूर्ण घटना हुई और घटना का नाम है बक्सर का युद्ध।
तो अब प्रॉपर तरीके से हम किस पर बात कर लेते हैं, बक्सर के युद्ध पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, वेंसिटार्ट था। ठीक है, वेंसिटार्ट था। और कब हुआ था बक्सर का युद्ध, तो नॉर्मली आप क्या लगाते हैं, 1764 में हुआ था। लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि चीज़ें कैसे जो है वो आगे गई और कैसे जो है क्या हुआ है उसमें। आप समझिए बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे फिगर में यूपी बनाया है मैंने। यूपी में ये बलिया है, थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये बलिया है, ये सोनभद्र है, ये सहारनपुर है, ये इधर शामली है। ये 4 मैंने ज़िले क्यों बता दिए हैं, ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये सबसे पूर्वी जिला है यूपी का, ये सबसे दक्षिणी जिला है, ये सबसे उत्तरी जिला है, और इधर ये शामली सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, तो ये जो बलिया आप देख रहे हैं जो कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया के बाद बिहार शुरू हो जाता है। बलिया से 40 किलोमीटर दूर बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बक्सर। ठीक है, तो बक्सर में एक युद्ध स्टार्ट हुआ, और ये युद्ध स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, मीर कासिम के द्वारा। हुआ क्या, आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का नवाब बनाया गया मीर कासिम को, और मीर कासिम ने जो है अंग्रेज़ों का क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच लड़ाई होने लगी। कहाँ पर, बक्सर में। तो अब उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ये बक्सर का जो युद्ध देख रहे हैं, इसके बारे में पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं तो इसका प्रारंभ अगर कभी भी आपसे पूछेगा तो नॉर्मली आप 1764 ही लगाते हैं, क्योंकि वास्तविक जो युद्ध था 1764 में ही शुरू हुआ था, लेकिन इसका प्रारंभ जो है वो 1763 में ही शुरू हो गया था। ठीक है, अब आगे अगर बात करें वास्तविक रूप से, अगर हम देखें वास्तविक रूप से, तो ये 22 अक्टूबर 1764 से स्टार्ट हुआ। यानी बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब ये मैंने 63 क्यों बताया है, क्योंकि मीर कासिम जो है वो पहले से ही लड़ रहा था, 1763 से ही लड़ रहा था। कहाँ पर, बक्सर में अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन वहाँ से वो भाग गया। अब भागा कहाँ, समझिए, देखिए मीर जाफ़र यहाँ बक्सर से, मान लेते हैं यहाँ पर ये जगह है, यहाँ से भागकर ये आया कहाँ पर, अवध में आया। अवध में यानी यूपी आ गया, और अवध के इस समय नवाब हैं शुजाउद्दौला। ये शुजाउद्दौला से हेल्प लेता है। उसके बाद ये आ जाता है कहाँ, ये आ जाता है दिल्ली में, यहाँ जाता है, और यहाँ पर ये शाह आलम द्वितीय से हेल्प लेता है। यानी 3 लोग आपस में मिल गए हैं। 3 लोग कौन हैं वो समझिए, एक तो आपके शाह आलम, बता देना जहाँ पर नीचे ना जाए। ठीक है, शाह आलम, एक हैं आपके शुजाउद्दौला, और एक हैं आपके मीर कासिम। ठीक है, अब मेरी बात को समझते रहिएगा। इन सब की, यानी ये किसके खिलाफ लड़ेंगे, ये लड़ेंगे किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। कंपनी का मतलब यहाँ पर अंग्रेज है, और कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है, इनका एक कैप्टन है जिसका नाम है मुनरो। ठीक है, इस कंपनी यानी अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा है मुनरो, और जो संयुक्त सेना है, ये सेना कैसी है आपकी, संयुक्त सेना है। ठीक है, ये सेना और ये सेना आपस में जाकर कहाँ पर लड़ी है, बक्सर में। और ये वास्तविक लड़ाई कब हुई है, 22 अक्टूबर 1764 को। अब होता क्या है वो आप बड़े आसानी समझ लीजिए। होता क्या है कि शुजाउद्दौला ने अपनी सेना में कई सारे लोगों को शामिल किया था, जिसमें एक का नाम था असद, एक का नाम था साहुमल, एक का नाम था जैनुल। असद, साहुमल, जैनुल, ये शुजाउद्दौला जो थे उनकी सेना में शामिल थे। लेकिन जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो ये सारे लोग जो है विश्वासघात करके किधर मिल गए, अंग्रेज़ों की तरफ मिल गए। ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में समस्या खड़ी हो गई भैया। तो जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने संयुक्त सेना को हारते हुए देख तुरंत जो है वो कूद कर कहाँ चले गए, अंग्रेज़ों के पास चले गए, और 3 घंटे में ही इस युद्ध का क्या हो गया, निपटारा हो गया। यानी ये संयुक्त सेना जो कि अब संयुक्त सेना नहीं रही, और 3 घंटे में ही मुनरो यानी कंपनी, या हम कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों ने जो है 3 घंटे में ही बक्सर के युद्ध को रफा दफा कर दिया। अब होता क्या है, आप सब लोग जानते हैं, इलाहाबाद की संधि होगी, वो बात की बात है। तो ये बक्सर के युद्ध की जो घटना है वो किसके समय हुई है, वेंसिटार्ट नाम का जो बंगाल का दूसरा गवर्नर है उसके समय हुई है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ वो हम सब लोग
जान ही चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आता है, इलाहाबाद की संधि होती है और बक्सर के युद्ध का परिणाम ये होता है कि भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक पकड़ तो पहले से ही मौजूद थी, अब उनकी राजनीतिक पकड़ भी क्या हो गई है, मजबूत हो गई है। अब वो राजनीतिक अधिकार जो हैं उनके लिए वो निर्णय ले सकते हैं, वो किसी को भी नवाब बना सकते हैं, किसी को भी नवाब के पद से हटा सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये वेंसिटार्ट के समय हुआ है। अब आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और देखते हैं, यानी अगला जो गवर्नर होगा उसकी बात करते हैं। वेंसिटार्ट के बाद अगला जो गवर्नर आएगा उसका नाम है वेरेलिस्ट। अब वेरेलिस्ट की बात करते हैं तो थर्ड जो गवर्नर है उसका नाम है वेरेलिस्ट। इसका जो कार्यकाल है दोस्त वो 1767 से लेकर 1769। मैंने क्यों जो है 65 से 67 नहीं कहा है, क्योंकि 65 से 67 कौन रह चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव साहब रह चुके हैं। भाई रॉबर्ट क्लाइव आए, फिर वेंसिटार्ट आए, फिर रॉबर्ट क्लाइव आए और चौथे नंबर पर आपके कौन आए हैं, वेरेलिस्ट आए हैं। तीसरा नंबर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एक व्यक्ति दो बार आया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1767 से लेकर 1769 तक का है। तो इनके समय जो महत्वपूर्ण घटना क्या हुई है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वो हुई है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इनके समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये युद्ध किसके समय हुआ था, तो वो वेरेलिस्ट भाई साहब थे, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है या फिर मैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता देता हूँ, चारों बता देता हूँ। जिसके समय होंगे वो आगे चलकर मैं आपको बताता रहूँगा, जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रफ करने वाला है। अब देखिए थोड़ा समझिए, अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें मैसूर युद्ध की बात करें तो आप समझिए कि एक हुआ, फिर उसके बाद दूसरा भी हुआ, फिर उसके बाद तीसरा भी हुआ, फिर उसके बाद चौथा भी हुआ। पहला जो हुआ 1767 से लेकर 69 के मध्य हुआ। दूसरा जो हुआ वो 1780 से लेकर 84 के मध्य हुआ। तीसरा जो हुआ 1790 से लेकर 1792 के मध्य हुआ। चौथा जो हुआ वो 1799 में हुआ। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं। आंग्ल मैसूर का मतलब क्या है, मैं क्लिप बीच बीच में ऐड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि कर्नाटक मैसूर एक साम्राज्य था, वहाँ के राजा और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाई हुई है उनको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था, हैदर वर्सेस कंपनी, यानी अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ठीक है, ये वाला जो लड़ा गया था युद्ध, याद रखिए इसके 2 फेज थे। 2 फेज का मतलब है 2 चरणों में लड़ा गया। इसका जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज मतलब इसका जो पहला चरण था और इसका जो दूसरा फेज था, याद रखिए फर्स्ट फेज किसके किसके बीच, हैदर वर्सेस कंपनी, और ये वाला जो है वो टीपू वर्सेस कंपनी। यानी पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो हैदर अली बनाम अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। इन युद्धों के बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, तब बताऊंगा। दूसरा 1780 से 84 के मध्य में, 1780 से 81 तक हैदर लड़ता है अंग्रेजों से, घायल हो जाता है, उसकी 82 में डेथ हो जाती है, और 1782 से 84 तक उसका लड़का जिसका नाम है टीपू सुल्तान, वो इस लड़ाई को जारी रखता है। ठीक है, तो ये 2 फेज मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं। अब 1790 से 92 के बीच में तीसरा, ये किसके बीच हुआ है, ये टीपू वर्सेस कंपनी यानी अंग्रेज, और ये भी टीपू वर्सेस कंपनी यानी अंग्रेज। इन लड़ाइयों के बारे में
प्रॉपर तरीके से मैं आपको वीडियो बनाकर बहुत ही डिटेल के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी केवल इतनी जानकारी ले लीजिए। और जिसमें से ये पहला जो युद्ध है वो किसके समय हुआ है? वेरेलस्ट के समय हुआ है। इतनी बात क्लियर है? इतना वेरेलस्ट के बारे में आप याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वेरेलस्ट के समय हुआ था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारे पास होगा, अगले जो बंगाल के गवर्नर भाई साहब हैं उनकी बात करते हैं। तो उनका नाम है कार्टियार। कार्टियार भी कहीं लिखा रहता है, कार्टियार। अब इनकी अगर बात की जाए तो 1769 से लेकर 1772 तक ये भाई साहब रहे। ठीक है, टाइम कितना हो गया वीडियो को? हाँ, 1769 से लेकर 1772 तक ये भाई साहब रहे हैं। और इनके समय क्या हुआ? एक बहुत ही भयंकर घटना हुई। यानी घटना की अगर बात करें तो आधुनिक भारत का प्रथम अकाल इनके समय पड़ा। इनके समय आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। अकाल इससे पहले भी पड़े थे, लेकिन जो हमारा मॉडर्न इंडिया था उसमें पहली बार अकाल कब पड़ा है? वो कार्टियार के समय पड़ा है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? बड़े सारे लोग मारे गए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस समय बंगाल में क्या चल रहा है? द्वैध शासन व्यवस्था चल रही है। और द्वैध शासन व्यवस्था के तहत जो है वो हमारा खून चूसा जा रहा है। ज़बरदस्ती मन चाहा जो है राजस्व, मन चाहा कर, मन चाहा लगान हमसे वसूला जा रहा है। हमारी हालत जो है बहुत खस्ता है। लाखों लोग मारे जाते हैं इस अकाल में। ये बहुत ही एक दुर्गति वाली स्थिति थी भारत की उस समय। ठीक है, तो ये कार्टियार भाई साहब हो गए। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। और अब जो अगला बंगाल का गवर्नर आएगा उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे वो आ जाएंगे भाई साहब वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, समझिए दोस्त, प्यार से इसको समझ लीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो इनके दो कार्यकाल हैं। दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, दो कार्यकाल हैं इनका। जो प्रथम कार्यकाल है वो 1772 से लेकर 1774 के मध्य का। और इनका जो दूसरा कार्यकाल है, द्वितीय कार्यकाल जिसको हम बोल सकते हैं, वो 1774 से लेकर 1785 तक। क्लियर है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं छत पे वीडियो बनाता हूँ, लाइट वाइट की प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है, तो आप मैनेज कीजिए। कोशिश करूँगा आपको बहुत ही अच्छा मैटर जो है मैं प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। और मैं थोड़ा सा न्यूट्रल था, लॉकडाउन ने मुझे बहुत निराश कर दिया था। तो अभी मैं चार्ज हो रहा हूँ। जैसे ही मेरी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी आपको बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा, मज़ा आएगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीज़ें हिंदी जीएस में सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। 2 से 3 वीडियो डेली रेगुलर। हाँ, तो ये जो प्रथम कार्यकाल था ये किस रूप में था? बंगाल के गवर्नर के रूप में। यानी इन भाई साहब का जो पहला कार्यकाल था वो बंगाल के गवर्नर के रूप में। दूसरा जो इनका कार्यकाल था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। अब समझो, बात को समझो। हुआ क्या? 1772 में कार्टियार के बाद ये आदमी जो है भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बन के आता है। ये बंगाल का गवर्नर जब बन के आता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है कि द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। प्रश्न क्या बनते हैं कि पहली बार द्वैध शासन कहाँ पर लगाया गया? बंगाल में। किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। लगाया कब गया था? 1765 में। तो द्वैध शासन को समाप्त करने का कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि भारी स्तर पर, बहुत ही बड़े स्तर पर जो है इस व्यवस्था का विरोध होने लगा। ठीक, द्वैध शासन इसने समाप्त कर दिया। द्वैध शासन जब ये समाप्त करता है उसके बाद ये क्या करता है कि एक एक्ट ले आता है। और ये एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित किया गया है। और इस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर पद है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बंगाल के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि भाई बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है वो बंगाल का गवर्नर जो पद है वो बंगाल के गवर्नर जनरल में क्यों कन्वर्ट कर दिया गया। इसके पीछे की वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा मैप में आपको समझा देता हूँ, ये नोटे डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लिखना हो। देखिए, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मैं अच्छे नोट्स बनाता हूँ खुद के और उम्मीद करता हूँ आप भी जो है बनाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए ये हमारा हो गया इंडिया, छोटा सा बना लेते हैं मैप। ये छोटा सा इंडिया हो गया हमारा। अब देखिए हम कहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पर हैं, ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता था बंगाल का गवर्नर, और जो कि अब क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल पद क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ रहा है आपका मद्रास, और यहाँ पर क्या पड़ रहा है बम्बई। तो मद्रास और बम्बई के जो, याद रखिए, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होते थे उनके ऊपर भी नियंत्रण किसका हो गया, बंगाल के गवर्नर का। तो इसलिए इसका पद और ब्रॉड हो गया, तो इसको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, यानी इसका नियंत्रण क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है। अब समझिए, जब ये सबसे पहले तो इसने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया, यानी इसके कार्य की अगर हम बात करें तो द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। ओके, द्वैध शासन व्यवस्था क्या कर दी इसने, समाप्त कर दी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने क्या किया कि राजस्व बोर्ड की स्थापना की, यानी एक इसने रेवेन्यू बोर्ड बनाया, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। याद रखिए, रेवेन्यू बोर्ड क्यों बनाया गया है, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था जब समाप्त की गई है तो टैक्स वसूलने के लिए, तमाम सारी चीज़ें करने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए ना भैया, तो वो बोर्ड बना दिया गया। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड एक आपका बना दिया गया है, और ये कब बनाया गया है, 1772 में। और साथ ही साथ जो कोष होता था अंग्रेजों का, जिसको हम फंड कोष भी बोल सकते हैं, कोष को जो है ये मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। यानी जो जिसमें पैसे वगैरह सब जमा होता था, जो कलेक्शन होता था, वो कोष ये मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, उसको ही कहाँ ले आया, कलकत्ता ले आया। और एक तरीके से बस यही एक टाइम था जब अंग्रेज़ों की राजधानी क्या हो गई, आपकी कलकत्ता हो गई। ऑफिशियल तरीके से कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन इसी के दौरान से जो है राजधानी कलकत्ता आपकी होती चली गई। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। तीसरे पॉइंट की अगर हम और बढ़ें अगर, तो एक पॉइंट आप समझिए, एक मिनट होल्ड रखिए जरा आप लोग। मैं अरे वीडियो बना रहे हैं, काहे इतना चिल्लाती है, मना करो उनको। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा था नीचे, तो उन्हीं मना करने गए थे। तो अगर हम बात करें, समझिए ध्यान से, कि अब इसने क्या किया, इसी के समय जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कई सारे काम हुए हैं। उनमें से एक काम क्या हुआ है कि 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। यानी पहली बार क्या हुआ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई कानून आया है जो भारत में कंपनी पर लागू हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब कंपनी पर किसका थोड़ा बहुत हस्तक्षेप है, ब्रिटिश सरकार का है। ठीक है, तो ये जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, इसके बारे में आप याद रखिए,
इसके बारे में एक पॉइंट है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो आप जानते हैं उनका नाम क्या है, इम्फे। इसके अलावा इसमें अन्य न्यायाधीश भी थे। कोई मुझे बताएगा कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो मैं आपको बता दूं 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक का नाम था चैम्बर्स, ठीक है, एक चैम्बर्स भाई साहब थे, और एक थे आपके लिमेस्टर, और एक भाई साहब थे जिनका नाम था हाइट। यानी 4 टोटल न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये सब किसके समय हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग्स भाई साहब के समय हुआ है। अच्छा काम कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे कितना अच्छा काम करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अवध के नवाब ये क्या कर रहा है, ये अच्छा ये तो हो ही गया आपका, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट है ये बड़े गुल खिलाएगा, इस पर बात होगी आगे। अब इसके समय एक और काम हुआ है कि ये क्या करता है, शुजाउद्दौला के साथ ये भी एक संधि करता है, शुजाउद्दौला के साथ फैजाबाद संधि, ठीक है। तो फैजाबाद संधि की कभी बात होगी तो याद रखिएगा 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के मध्य में हुई थी। बस इतनी सी बात इसमें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी एक और संधि हुई थी, फैजाबाद संधि हो गई, माफ़ कीजिएगा, फैजाबाद संधि जो है वो ये आपका जो है ये बनारस संधि थी, माफ़ कर दीजिए, हो जाती है मानवीय भूल है, ये बनारस संधि है 1774 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने एक फैजाबाद संधि भी की। फैजाबाद संधि किसके समय हुई है? 1775 में, कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई है। इस संधि में क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अवध जो हमारा है, अवध आप लखनऊ फैजाबाद वाला क्षेत्र, अवध में नवाब होते थे, और जो भूतपूर्व नवाब हैं जो मर चुके हैं उनकी बीबियां, उनके बेगमें जो हैं, उनकी जो संपत्ति है उसको लेकर बड़ा जो है वो उठापटक मची हुई थी। लोग कह रहे थे, डरा रहे थे कि इनकी संपत्ति या इनकी प्रॉपर्टी जो है वो अंग्रेज़ क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में इसने एक संधि की जिसको नाम दिया गया फैजाबाद संधि, जिसमें इसने गारंटी दी कि वो जो है किसी की भी, यानी जो अवध के नवाब थे उनकी विधवाओं की वो संपत्ति को नहीं हड़पेगा, उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये आपका फैजाबाद संधि है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए एक इसके बाद अगर हम बात करें, एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, और ये बनी थी 1784 में, और इसके संस्थापक जो थे याद रखिए उनका नाम था विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स। और आप जानते हैं कि जो खुदाई या फिर जो पुरातत्व विभाग वाला काम है उसकी शुरुआत ही कब हुई है, इसी सोसाइटी के साथ हुई है। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। जो भारतीय पुरातत्व विभाग देखते हैं वो यहीं से आपका निकला हुआ है। तो गवर्नर कौन था बंगाल का? गवर्नर जनरल कौन था? वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन इसकी स्थापना किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। संस्थापक पूछेगा तो विलियम जोन्स आप बताएंगे, और किसके समय हुई है तो आप वॉरेन हेस्टिंग्स बताएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें, थोड़ा सा तेज़ बढ़ रहा हूँ क्या, वीडियो लंबी जा रही है इसलिए थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ आगे, क्योंकि मैटर आगे बहुत है। अभी आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और याद रखिए, इसके समय क्या हुआ था, कलकत्ता में एक मदरसा बना। कलकत्ता में भारत का पहला मदरसा बना, पहला मदरसा। अब पॉइंट याद रखिए, ये बना कब? 1781 में। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। याद रखिए, भारत में पहला मदरसा कहाँ बना था? कलकत्ता में। और कब बना? 1781 में। गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद अगर बात करें, बनारस में एक संस्कृत विद्यालय बना। बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया, और ये जो संस्कृत विद्यालय था ये किसने बनाया था? जोनाथन डंकन नाम के एक भाई साहब ने बनाया था। जोनाथन डंकन नाम के भाई साहब ने बनाया था, और ये बनाया गया था किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। क्लियर है इतनी बात? चलो अब एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में आपको और बताता हूँ कि जब ये भारत में था तो इसी के समय एक एक्ट आया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
पिट्स इंडिया एक्ट को बताकर फिर आज वाली क्लास पर हम लोग क्या करेंगे, विराम लगाएंगे। कितनी देर का वीडियो हो गया? 30 मिनट हो गया। चलिए ठीक, अभी कोई वो तो नहीं दे रहा, चलो। हाँ, तो अब इसी के समय क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया, कहानी यहीं से बिगड़ी। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है, और ये आया था 1784 में। अब इसमें क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। इसके तहत क्या किया गया, ठीक है, पॉइंट क्या क्या इसमें है। पहला पॉइंट है, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, यानी ये एक ऐसी बॉडी थी जो गवर्नर या फिर भारत में जो कंपनी है उसके कार्यों पर क्या बनाए हुई थी, नज़र बनाए हुई थी, ठीक है। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें जो मेंबर थे, यानी जो इसमें सदस्य थे वो कौन था, उसमें सदस्य जो था प्रीवी जो प्रीवी काउंसिल होता था उसके मेंबर, और साथ ही साथ जो ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर होता था वो इसका सदस्य होता था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। प्रीवी काउंसिल के जो सदस्य होते थे वो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेंट होते थे, और साथ ही साथ ब्रिटिश का जो अर्थ मंत्री होता था वो भी इसका सदस्य होता था। और इसका काम क्या है कि भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य तथा कंपनी के कार्यों पर नज़र बनाए रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो इसी के तहत, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है एक सीक्रेट कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, एक सीक्रेट कमेटी का गठन। अब ये जो सीक्रेट कमेटी है इसका गठन क्यों किया गया है मैं आपको बता दूं। इसका गठन जो है भारत में गोपनीय ऑर्डर भेजने के लिए, यानी जो सीक्रेट कमेटी है उसका गठन किया गया है। भारत में जो भी ब्रिटेन से गोपनीय ऑर्डर भेजे जाएंगे वो इसी के तहत भेजे जाएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर जो है वो और ज़्यादा प्रभाव बढ़ा दिया गया, किसका, बंगाल के गवर्नर जनरल का। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है ये बिल्कुल पसंद नहीं आया वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। तो ऐसे में क्या करता है कि ये 1785 में अपने पद से इस्तीफा देकर कहाँ चला जाता है, वापस इंग्लैंड चला जाता है, ठीक। अब उससे पहले एक घटना और हो गई है। हुआ क्या है कि नंद कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो इस पर एक आरोप लगाता है। भारत में नंद कुमार नाम का एक व्यक्ति आरोप लगाता है वॉरेन हेस्टिंग्स पर कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कि जो हमारे मीर जाफर साहब बंगाल के जो नवाब थे उनकी विधवा मुन्नी बाई से 3.5 लाख रुपए के आसपास घूस ली है। ये बात आग की तरह फैलती है कि घूस ली गई, एक विधवा से इन्होंने घूस ली है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो क्या करता है, इन पर महाभियोग लगा देता है, ठीक है, महाभियोग लगा देता है और नंद कुमार को फांसी पर लटकवा देता है इम्फे की मदद से। इम्फे कौन है आप जानते हैं, 1773-74 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश। इस घटना की बहुत ज़्यादा निंदा की गई, इसको राजनीतिक या इसको न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। और इसके बाद इंग्लैंड में इस घटना के लिए इस पर महाभियोग चला भी था और बाद में जिसमें इसको बरी कर दिया गया। तो ये कुछ बातें जो थी वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर थी। अब इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो इसके आगे का होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जल्दी से 1000, 2000, 10,000, 50,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। रोज़ी रोटी सब जो है बंद है इस समय, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप मेरी मदद करें। और मैं कंटेंट जो आपको है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त दूंगा, बिल्कुल बकवास नहीं करूंगा। आधे घंटे 40 मिनट जो भी आपको पढ़ाऊंगा उस दौरान केवल आपको पढ़ाऊंगा, कोई नारा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। थैंक यू। आप वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।